हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मजे से हैं आप लोग? चलिए स्टूडेंट्स, वापस से टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फर्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा था, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक्स तरीके से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें किस तरीके से एक्सप्रेशंस, किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स को समझना होता है, वो सारा पार्ट मैंने आपके बेसिक्स लेक्चर के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्लियर कर दिया। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के उसी बेसिक फॉर्मूला पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, क्या क्या उसके फॉर्मेट्स होते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब कुछ एक साथ हो नहीं सकता क्लियर। तो एक एक क्वेश्चन के फॉर्मेट को उठाते हैं और एक एक कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल से फॉर्मेट पे बात करते हैं कि मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं और आपको चेक करना है कि चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, चेक द गिवन सीक्वेंस, चेक द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी और नॉट। चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी और नॉट। ओके, आपको जो सीक्वेंस दिख रहा है उसको चेक करना है कि वो एपी फॉर्म होगा या नहीं होगा। एंड व्हाट इज दैट सीक्वेंस? द सीक्वेंस वैल्यू इज √7, √28, √63। क्लियर है? तो ये आपका वो गिवन सीक्वेंस हो गया जो आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो देखिए मैंने डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया, चाहता तो एक बहुत सिंपल भी क्वेश्चन ले सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ एक्सप्रेशन को लिखा है, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशन को ही चेक करने में प्रॉब्लम आता है। अगर मैं 2, 3, 4, 1, 5, 7, 11 इस तरीके से लिखता तो कोई भी चेक कर सकता है a2 - a1 निकाल के, लेकिन रूट के एक्सप्रेशंस को इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आता है, यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस एपी के लिए है या नहीं है जो भी है, तो सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट टर्म a1 जो कि √7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेकंड टर्म a2 जो √28 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना सबको नॉलेज में है कि कोई भी टर्म्स अगर रूट में अगर है, देखिए √7 तो प्राइम नंबर के लिए होता है, तो √7 का तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, लेकिन √28 की अगर बात करें तो √28 को √28 एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, √28 को एक्सप्रेस किया जाता है 2√7 से। कैसे आइडिया लगा? तो 28 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो √28 का हो गया 2√7। इसी तरीके से मैंने a3 टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, a3 आपका 63 है, तो 63 को 3 से डिवाइड किया 21, 21 को 3 से डिवाइड किया 7, तो ये आपका बन गया 3√7। मतलब जो एक्चुअल सीक्वेंस है ना √7, वो तो √7 के फॉर्म में है, लेकिन जो √28 है वो सिंप्लीफाई होकर 2√7 है, जो √63 है वो सिंप्लीफाई होकर 3√7 है। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस पहले आपने a2 - a1 कैलकुलेट किया, तो a2 में से a1 को अब अगर आप कैलकुलेट करते हो 2√7 में से √7 को माइनस, तो आपके पास में वैल्यू आता है √7। 2√7 - √7 का डिफरेंस √7 होता है। नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो a3 - a2, तो a3 आपका 3√7, a2 आपका 2√7, तो 3√7 में से 2√7 कैंसिल होता है, तो वैल्यू आता है √7। तो a2 - a1 √7, a3 - a2 √7। तो कंडीशन क्या है? सिंस a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2। तीन टर्म्स दे रखा था, आपने चेक कर लिया कि फर्स्ट टू का डिफरेंस जो है वो ही डिफरेंस नेक्स्ट टू का है। तो सिंस a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, therefore the given sequence form an AP, therefore the given sequence form an AP। जो आपका गिवन सीक्वेंस है वो आपका क्या बनाएगा? AP फॉर्म जरूर बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा? द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ओके हो गया? क्लियर है यहां तक आप सबको? तो इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है कि वो AP है या नहीं। अब देखिए सीक्वेंस तो आपने चेक कर लिया, मैं इसी में आपको अपडेट और कर देता हूं। अपडेट और क्या कर देता हूं कि अब देखिए आपका ये तो कंफर्म हो गया कि a1 आपका √7 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपका √7 है। a आपका √7 है और a2 - a1, a3 - a2 करने पे जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपका √7 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन सपोज दैट ये लिख लो, क्वेश्चन में आगे ऐड कर लो, ऑल्सो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। चेक करना है पहले, उसके बाद में लिख लो क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस।
तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स अगर सीक्वेंस में आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसका मतलब नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो अगर मैं क्वेश्चन में AP को कंफर्म करने के बाद में नेक्स्ट थ्री टर्म्स को कैलकुलेट करने पे अगर जाता हूं तो नेक्स्ट थ्री टर्म में सबसे पहले टर्म आएगा A4 का, और A4 के लिए अगर जनरल फॉर्मूला से मैं लिखता हूं A4 के लिए तो वो होता है A प्लस 3D। A प्लस 3D में A आपका √7 है प्लस 3 जो D है वो भी आपका √7 है, तो √7 प्लस 3 √7 हो गया 4√7। लेकिन 4√7 फाइनल आंसर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि √7 है, √28 है, √63 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे अगर कैलकुलेशन को कंटिन्यू करना है तो आपको 4 को ब्रैकेट के अंदर ले जाना होगा। समझ में आ रही है क्या बात? ब्रैकेट मतलब रूट के अंदर 3√7 प्लस √7 4√7 तो हो गया, लेकिन फाइनल आंसर के लिए 4 जो है वो रूट के जब अंदर जाएगा तो पता है 4 अंदर रूट में जाता है तो क्या होके जाएगा? 16 होके जाएगा। बेटा 16 होता है तो रूट से बाहर आके 4 होगा, तो 4 है तो रूट के अंदर जाने के लिए क्या होके लिखा जाएगा? 16। और 16 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42 112, तो इसका मतलब जो फोर्थ टर्म है उसका आंसर आपका 112 बना। इसी तरीके से A5 जो है वो लिखा जाता है A प्लस 4D। A5 को क्या लिखते हैं? A प्लस 4D। A4 प्लस D भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में ही रखूंगा हमेशा एक्सप्रेशन को। तो A5 A प्लस 4D, A वैल्यू आपका √7 प्लस 4, D वैल्यू आपका √7, तो 4√7 प्लस √7 हो गया 5√7। तो 5√7, 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो 25 इंटू 7 हो गया आपके पास में 225। 7 5 35, सॉरी 175, 25 7 जा 175। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट थ्री टर्म्स में A4 हो गया, A5 हो गया, तो अब A6 होगा। तो A6 के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं A प्लस 5D। A वैल्यू आपका √7 है प्लस 5, D वैल्यू भी आपका √7 है, तो ये 5√7 प्लस √7 कितना हो गया? 6√7। 6√7 में 6 जब रूट के अंदर जाएगा तो 36, 36 का 7 से मल्टीप्लाई, 6 7 42 कैरी 4, 7 3 21 प्लस 4 25, 256। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स A4 112, A5 175, A6 252। तो ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि किसी भी सीक्वेंस को चेक करना कि वो AP सीक्वेंस है या नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाए कि वो सीक्वेंस AP है तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, फाइंड द नेक्स्ट फोर टर्म्स। तो जितने टर्म्स दे रखे हैं A1 A2 A3 काउंट होके फिर A4 A5 A6, जनरल फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई होके आपका आंसर बन गया। समझ में आ गया सबको? तो इस तरीके से पहले कंडीशन में AP चेक करना और उसके बाद में ये हो गया। ठीक है, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट। The nth term of an AP is 11 minus 5n. The nth term of an AP is 11 minus 5n. Find common difference. If the nth term of AP is 11 minus 15n, find common difference. तो सबसे पहले एक्सप्रेशन की बात आती है। वी हैव करके आपको क्या दे रखा है? nth टर्म। आप सब बताइए nth टर्म को मैं किससे एक्सप्रेस करता हूं हमेशा स्टैंडर्ड के अंदर? nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, सबको आपको an से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो nth टर्म आपका an है वो एक्सप्रेशन है आपका 11 माइनस 5 है। n इज इक्वल टू अगर 1 पुट करता हूं तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा टर्म कैलकुलेट होगा? A1। किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूं मतलब उस AP सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आएगा, तो A1 का वैल्यू कितना हुआ? 11 माइनस 5 इंटू 1, दैट इज 11 माइनस 5, तो वैल्यू आ गया 6। n इज इक्वल टू अगर 2 पुट करता हूं तो सीक्वेंस का जो A2 टर्म्स है, AP सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जनरल टर्म है AP का, तो AP के अकॉर्डिंग n1 पुट करने पे A1 आ गया, AP को जनरल टर्म में n2 पुट करने पे A2 आ जाएगा। तो n की जगह 2 पुट करते हैं, 11 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 हो गया, 11 माइनस 10 1 आ गया। क्लियर है? तो n1 और n2 से A1 और A2 आ गया। क्या पूछा आपसे? कॉमन डिफरेंस। तो एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए। जो कॉमन डिफरेंस है D, वो आपका हो गया
A2 माइनस A1। समझ में आ रहा है आप सबको? कॉमन डिफरेंस जो D है वो आपका A2 माइनस A1 है। A2 वैल्यू 1 है, A1 वैल्यू 6 है, 1 माइनस 6 माइनस 5। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने उस क्वेश्चन के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं नोट साथ साथ में कंप्लीट करते रहना है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, नहीं तो लास्ट में बहुत पजल्ड हो जाओगे कि आप कहां से पढ़ूं कंटेंट। नोट्स बहुत जरूरी है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के नोट्स आप बनाओ, एनसीईआरटी को आप फॉलो करो खुद से, देखो उसमें कि सर ने जो पढ़ाया उसमें एनसीईआरटी से क्या क्या मैच होता है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहा हूं, जो अलग अलग क्वेश्चंस में आपके सारे पॉइंट्स को मिक्स कर देता हूं। तो आप एनसीईआरटी के 1 to 1 क्वेश्चन को फॉलो करो, देखो कि सर ने क्या क्या क्वेश्चंस करा दिए और क्या नहीं कराया, तो क्यों नहीं कराया, उसका रीजन क्या है, क्या मैं वो क्वेश्चन कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें आपको खुद से चेक करनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए ये तो हो गया किसी भी सीक्वेंस को चेक करना। उसके बाद अगर कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर आपको दे दिया एपी का, तो उससे कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी टर्म्स अगर आपसे पूछे तो कैसे निकालते हैं। अब देखना, ये तो nth टर्म देके आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, अब आपसे सीक्वेंस दे रखी होगी और आपको सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट करना है। आपको सीक्वेंस का क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द 10th term, find the 10th term and nth term। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, find the 10th term and the nth term, find the 10th term and the nth term of the AP, find the 10th term and the nth term of the AP, और वो AP आपका ऑफ द AP, और AP है आपके पास में 4, 7, 10, 30 एंड सो ऑन। क्लियर है? सबसे पहले AP सीक्वेंस जो दे रखा है क्वेश्चन में, वी हैव करके लिख देंगे आप लोग, वी हैव AP सीक्वेंस। क्या है AP सीक्वेंस आपका, 4, 7, 10, 30 डॉट डॉट है आपके पास में, इट मींस फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज तक ये चलता रहेगा। हियर सबसे पहले A आपका 4 है, D अगर कैलकुलेट करता हूं तो A2 माइनस A1, A2 आपका 7, A1 आपका 4, 7 माइनस 4 3 है। ध्यान रखिएगा कभी भी D A1 माइनस A2 नहीं होता है, D हमेशा A2 माइनस A1 होगा, A3 माइनस A2 होगा। हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है, कभी भी उल्टा मत कर देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हमेशा टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को, A2 में से A1 को, A3 में से A2 को, A4 में से A3 को ही माइनस करना है। D आपका 3 आ गया, A आपका 4 आ गया। क्लियर है? कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म। तो 10th टर्म दैट इज द एक्सप्रेशन बाय A10। 10th टर्म के लिए एक्सप्रेशन A10 बनेगा। A10 के लिए लिखा जाता है A प्लस 9D। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जनरल टर्म AN का फॉर्मूला होता है वो आपके पास में होता है A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। तो जनरल टर्म का अगर फॉर्मूला A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D है तो 10th टर्म के लिए A प्लस 9D बनेगा। तो 10th टर्म में A10 जब मैं लिखूंगा, A वैल्यू आपके पास में 4 है प्लस 9, D वैल्यू आपके पास में 3 है, 4 प्लस पहले मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 4 प्लस 27 31। तो इस गिवन AP सीक्वेंस का 10th टर्म आपके पास में 31 आ जाएगा। इसके बाद में जिस तरीके से 10th टर्म निकाला वैसे ही आपको nth टर्म निकालना है। तो ये कंफर्म हो गया कि nth टर्म के अंदर n तो क्या होगा, n ही होगा बेटा। 10th टर्म में अगर n 10 हो गया तो nth टर्म की खुद की वैल्यू के लिए n आपका n ही होगा, इसलिए an, और an का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। तो nth टर्म अगर इस सीक्वेंस का निकाल रहा हूं AP सीक्वेंस का, A वैल्यू आपके पास में 4 है प्लस n आपका n ही रहेगा, D वैल्यू आपके पास में 3 है। ब्रैकेट ओपन किया, 4 प्लस n इंटू 3, 3n माइनस 3, 4 माइनस 3 1, आपके पास में आंसर क्या बन गया बताइए, 3n प्लस 1। तो AP का nth टर्म मतलब जनरल टर्म क्या बना, AP का nth टर्म जनरल टर्म क्या बना, an इक्वल टू 3n प्लस 1। बताइए ये जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर है या नहीं है, उसका अपोजिट है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको an दे रखा था, AP का nth टर्म an गिवन था, उसमें आपने n1 पुट किया, A1 आ गया, उसमें आपने n2 पुट किया, A2 आ गया, और A1 A2 निकाल के उसमें आपने D कैलकुलेट कर लिया, A2 माइनस A1। तो ये उसका रिवर्स हो गया, यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा था और आपने उस सीक्वेंस का nth टर्म निकाल लिया। क्रॉस चेक कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन में n को 1 पुट करो,
n को अगर 1 पुट करोगे तो 3 1 जा 3, 3 + 1 4, फर्स्ट टर्म आ रहा है। n को 2 पुट करो, 3 2 जा 6 + 1 7 आ रहा है। 3 पुट करो, 3 3 जा 9 + 1 10 आ रहा है। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस आपने nth टर्म के लिए फॉर्म किया है, जो nth टर्म के लिए सीक्वेंस आपने बनाया है, वो आपका करेक्ट है, एक्यूरेट है। ओके, समझ में आ गया आप सबको? इस तरीके से आपको किसी भी एपी सीक्वेंस के लिए अगर जनरल टर्म या nth टर्म कैलकुलेट करना है तो आप nth टर्म के लिए n ही सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस an को कैलकुलेट कर देंगे। अब देखिए बेटा, अब नेक्स्ट 2-3 जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सब में एक ही काम है, लेकिन हर बार क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा। अब हर बार जब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा तो ऐसी क्या कंडीशन है कि एक ही फॉर्मेट के एक ही एक्सप्रेशन से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक जनरल बात बताता हूं मैं आपको, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे वापस से, कि आपने सीक्वेंस को स्टैंडर्ड तरीके से लिखना सीखा, A1 A2 A3 और जो लास्ट वैल्यू है वो आपका जा रहा है AN तक। ठीक है, आपने जनरली ये लिखना सीख लिया, A1 A2 A3 और AN तक चला गया। अब बताइए कि जो जनरल सीक्वेंस आपने लिखा, आपने पहले एपी चेक करना सीख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने nth टर्म दे रखा था, उससे आपने A1 और A2 निकाल लिया, A3 भी निकाल सकते थे, मतलब किसी भी nth टर्म से एपी सीक्वेंस निकाल सकते हो और किसी भी एपी सीक्वेंस से nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। ये दोनों प्रोसेस क्लियर हो गए। लेकिन अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, अगर किसी एक्सप्रेशन में फर्स्ट कुछ टर्म्स देके डॉट डॉट करके अगर लास्ट टर्म गिवन है, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट को फिर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, कि अगर इस तरीके का कोई सीक्वेंस आपको दे रखा है जिसमें फर्स्ट 3 और 4 टर्म्स दे रखे हैं और डॉट डॉट करके फिर उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म दे रखा है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द गिवन एपी और हाउ में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी कह दो, हाउ मेनी टर्म्स या फिर क्या कह दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब हाउ मेनी टर्म्स और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, n फाइंड आउट करना होगा। तो n फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला वही आपके पास में, जनरल फॉर्मूला हमेशा हर क्वेश्चन में यही रहेगा, इसके अलावा आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए कि अगर किसी सीक्वेंस का लास्ट टर्म दे रखा है तो इसका मतलब an आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म a आपको मालूम है, a2 और a1 के डिफरेंस से d आपको मालूम है, तो सिर्फ क्या बचा नो n, सिंपलीफाई करके निकाल दो, जितना n का वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद में ये सेम सीक्वेंस है, ऐसे डॉट डॉट करके आपसे पूछ लिया और आपसे पूछता है विच टर्म ऑफ एपी इज an। मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये सीक्वेंस दे रखा आपसे पूछ लिया विच टर्म ऑफ एपी इज, ये वैल्यू आपको दे रखा है, मतलब आपको ये बताना है, जैसे सेकंड टर्म का वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, थर्ड टर्म का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, तो डॉट डॉट करके ऐसे पर्टिकुलर एक वैल्यू लिखा हुआ है और आपको बताना है कि ये वैल्यू इस एपी के कौन से टर्म का है। तो जब आपको ये बताना है कि कोई गिवन वैल्यू एपी के कौन से टर्म का है, तो इसका मतलब फिर से जो गिवन वैल्यू है वो क्या बनेगा, an, क्योंकि जब भी आपको n निकालना होगा मतलब क्वेश्चन में an आपको मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको मिल रहा है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं विच टर्म ऑफ एपी इज 78, एक एग्जांपल मानता हूं कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78, इसका मतलब ये जो 78 है वो an करके लेट होगा, तो an करके अगर 78 लेट होगा तो an 78 मालूम हो गया, a मालूम है, d मालूम है, सॉल्व करके क्या निकालूंगा n, जो n आएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज दैट n 12 आया, सो 12 टर्म ऑफ एपी 78, n 13 आ गया, 13th टर्म ऑफ एपी 78, तो बात वही हुई, an का फॉर्मूला लगाना है, n निकालना। तो पहला टोटल टर्म्स या हाउ मेनी टर्म्स, an के फॉर्मूला में मतलब an वैल्यू मालूम है, फिर अगर आपको चेक करना है कि कौन सा एपी का टर्म ये है 78 है, वो हो गया। इसके बाद में इसी क्वेश्चन के अंदर यही सेम फॉर्मेट, यही कैलकुलेशन, लेकिन इस बार क्वेश्चन ये है, check in the given sequence there is any term an। आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू मिलेगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं चेक 78 is any terms of the given AP। आपको चेक करना है कि क्या गिवन AP के अंदर 78 कोई टर्म्स है या नहीं है, क्योंकि जरूर थोड़ी है कि हर सीक्वेंस में वो टर्म आएगा ही आएगा। अब ये सीक्वेंस ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि उसमें 78 आना पॉसिबल ही नहीं है, तो चेक कैसे करोगे, तो अगर चेक भी करना है कि 78 कोई टर्म है या नहीं है,
तब भी आपको an के एक्सप्रेशन से ही सॉल्व करना होगा, लेकिन हाँ जब चेक करना होता है तब कैलकुलेट तो आपको n ही करना है, लेकिन अगर वो n का आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है, अगर n का आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है तब तो लिख देंगे यस 78 इज अ पॉसिबल टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, और अगर n का आंसर इंटीजर नहीं आता, n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस द गिवन वैल्यू कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ द एपी, जो गिवन वैल्यू है वो एपी का एक टर्म नहीं हो सकता। तो देखिए कंडीशन 3 है, लेकिन फॉर्मेट एक ही है, हर बार an की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, d की वैल्यू पुट करनी है, n निकालना है, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट पे है। एक बार आपसे हाउ मेनी टर्म्स करके पूछ लेगा, एक बार आपसे चेक करने के लिए कह देगा कि 78 है या नहीं है, और एक आपसे कह देगा विच टर्म ऑफ ईपी इज 78, लेकिन हर बार फाइंड आउट an के फॉर्मूला से ही करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे, जिससे कि आप एग्जैक्ट समझ पाए कि ये कहानी क्या है, कैसे क्वेश्चन है। तो लिखिए क्वेश्चंस में फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी, और एपी लिख लीजिए फटाफट से, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी, और नेक्स्ट टाइम ये आपका एपी नोट कर लीजिए, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। मैंने आपसे पहले कहा था जब भी क्वेश्चंस हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी, या जब भी क्वेश्चन कहेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी, आपको an कंफर्म मिलेगा। सो सीक्वेंस आपके पास में है एपी सीक्वेंस, में वापस से नहीं लिख रहा, आप इस सीक्वेंस को लिख दीजिए हियर, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 4 आ गया, nth टर्म, जो nth टर्म है एपी का an, वो आपको दे रखा है 139, और आपको पूछा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड आपको कैलकुलेट करना है। सो जनरल फॉर्मूला वी हैव, ये हमेशा फॉर्मूला आपको पुट करना ही है, ये हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पुट करना है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो an का वैल्यू, जैसे मैंने आपको कहा था कि nth टर्म, लास्ट टर्म जो भी होगा एपी का, वो आपके पास में मिलेगा आपको 139, फर्स्ट टर्म a मिलेगा 7 दे रखा है इस क्वेश्चन में, n आपको कैलकुलेट करना है, d आपका 4 है। चॉइस आपकी है कि आप ब्रैकेट ओपन करते हो या डायरेक्टली इसको इधर ट्रांसफर करते हो, जैसा आपको सही लगे। तो 139 इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू एन, 4n माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 139 इक्वल टू 3 प्लस 4n प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो गया, 139 माइनस 3 इज इक्वल टू 4n। फाइनल स्टेप के अंदर अगर बात करें तो 4n इज इक्वल टू 139 माइनस 3 कितना हो गया, 136, n इज इक्वल टू 136 अपॉन 4, n इज इक्वल टू 4 3 12, 1 रहेगा 16, 4 4 16। सो व्हाट इज द n वैल्यू, 34। therefore total terms in AP is 34। मतलब अगर ये कोई एपी लिखा जा रहा है 7 से स्टार्ट होके 139 तक, तो इस एपी के अंदर ये जो डॉट डॉट करके बीच में ये पूरा सीक्वेंस बनेगा लास्ट 139 तक। तो 7 से लेकर 139 तक में टोटल कितने टर्म्स हो गए एपी के, बताइए, टोटल एपी के कितने टर्म्स हो गए, 34 टर्म्स हो गए। टोटल टर्म्स इन एन एपी, टोटल टर्म्स इन द गिवन एपी इज 34। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जब भी आपको टोटल टर्म्स पूछेगा, लास्ट टर्म डेफिनेटली गिवन होगा, उसमें आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। नोट आपको करना है, हर क्वेश्चन समझिए, उसको नहीं समझ में आ रहा है वापस से रिवाइंड कीजिए और उसको नोट करके फिर ही आगे चलिए। सिर्फ वीडियो देखने से क्लियर नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो हो गया टोटल टर्म्स। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन लिखिए विच टर्म ऑफ एपी, और एपी आपका ये है 3 8 13 17, 3 8 13 18 17 18। क्वेश्चन क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ एपी, और एपी लिखे 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। देखिए सेम वही क्वेश्चन जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। अब इस क्वेश्चन का बस लैंग्वेज चेंज हुआ है, और क्वेश्चन आपसे ये चेक करने के लिए कह रहा है क्या, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। लेट, अब सिंपल सी बात है, विच टर्म ऑफ एपी 78, मतलब 78 टर्म तो है, लेकिन वो कौन सा है, तो अपने यही लेट करेंगे, लेट nth टर्म, क्योंकि जहां तक भी जाना है तो वो n तक तो जाएगा ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लेट
nth term of an AP is 78। जो nth टर्म है ना AP का, वो मान लेते हैं कि कोई वैल्यू क्या है 78। ये लेट कर लिया आपने। उसके बाद में हियर a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 से अगर जाते हैं 8 माइनस 3 5 हो गया, an इज इक्वल टू 78 हो गया। ठीक है, an इज इक्वल टू 78 है तो an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 78। a वैल्यू आपका 3 है, n वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, d वैल्यू आपका 5 है इज इक्वल टू 78। प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रैकेट ओपन किया था, इस बार बिना ब्रैकेट ओपन किए कर देते हैं। n माइनस 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही रहने दो, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 78 माइनस 3 जो कि कितना आ गया 75। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, 15 टाइम हो गया, 15 5 से 75, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना आ गया 60। तो n 60 आने का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 16th term of EP is 78। तो देखिए क्वेश्चन में कोई चीज नहीं है, कैलकुलेशन में भी कोई चीज नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता है। एक में कहता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी फाइंड आउट कीजिए, और एक में कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी 78। तो चाहे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो चाहे विच टर्म निकालना हो, दोनों में n का ही आंसर निकालना है। उसमें बस वो an डायरेक्टली मिल जाता है, और इसमें an लेट करना पड़ता है कि जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो आपका एपी का nth टर्म। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, बट आराम से आप इस कॉन्सेप्ट को हंसते हंसते खेल के कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ एपी के अंदर ये बेसिक्स किस तरीके से फॉलो कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक चेक करने का क्वेश्चन लिखे, तो लिखे कॉपी के अंदर चेक वेदर -150 is term of AP, check whether -150 is a term of AP, और ये आपका AP है 11852 ... आपको चेक करना है इस बार क्या कि -150 जो है वो एक टर्म है क्या AP का या नहीं। तो आपको सॉल्यूशन में ये लेट करना होगा, लेट इफ पॉसिबल, क्योंकि देखिए बेटा गारंटी नहीं है इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है, लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है क्या, लेट इफ पॉसिबल nth term of AP is -150। अगर गिवन सीक्वेंस में अगर कोई पॉसिबिलिटीज है तो वो हो सकता है कि nth टर्म है, तो आपने इसीलिए लेट कर लिया, लेट इफ पॉसिबल nth टर्म ऑफ AP is -50। अगर पॉसिबल है तब तो n का एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर आ जाएगा, और अगर पॉसिबल नहीं है तो n का पॉजिटिव इंटीजर आंसर नहीं आएगा, तो लास्ट में लिख देंगे नॉट पॉसिबल, और अगर पॉजिटिव इंटीजर आंसर आ गया मतलब अपना भी क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। तो लेट इफ पॉसिबल nth टर्म ऑफ AP is -150। Here a is equal to 11, b is equal to a2 minus a1, 8 minus 11 minus 3। गलती नहीं होनी चाहिए, a1 minus a2 नहीं, हमेशा क्या लिखना है, a2 minus a1 ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। d is equal to a2 minus a1, 8 minus 11 minus 3 an। क्योंकि देखिए बेटा चेक करना हो या nth टर्म फाइंड आउट करना हो या टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना हो, n की वैल्यू के लिए एक ही एक्सप्रेशन है, an लेट कर लो उसको, an का फॉर्मूला पुट कर दो, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d माइनस 150। देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, a वैल्यू आपका 11, n माइनस 1, d वैल्यू आपका -3 इज इक्वल टू -150। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 11 प्लस इंटू माइनस -3n माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -150। 11 प्लस 3 14 हो गया, 11 प्लस 3 14 माइनस 3n इज इक्वल टू -150। तो अगर आगे कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं तो -3n इज इक्वल टू -150 माइनस 14, वैल्यू में आ गया -3n इज इक्वल टू -164। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद में भी n का वैल्यू आ रहा है 164/3। अगर फ्रैक्शन में निकालता हूं मैं,
डेसिमल में जरूरत ही नहीं निकालने की। फ्रैक्शन में अगर देखते हैं तो 3 की टेबल से 5 3 15 14 आएगा, 3 4 12, 2 बचेगा 54 2/3। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस, अब देखिए इस बार जो आपने n का आंसर निकाला है, n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। आप सबको पता है कि 54 2/3 अगर आ रहा है तो इस 54 2/3 का मतलब ये हो गया n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर -150, देयरफॉर -150 is not a therefore -150 is not a term of an EP। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि n का आंसर अगर एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो दैट मीन्स -150 is not a term of the EP। तो आई थिंक AP के बेसिक्स कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए। पहले तो किसी सीक्वेंस को चेक करना, फिर उस सीक्वेंस अगर AP को फॉलो करता है तो उसके नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करना, किसी भी nth टर्म के लिए AP का सीक्वेंस A1 A2 A3 निकालना, या किसी भी AP सीक्वेंस के लिए nth टर्म निकालना, वो आपने सीख लिया। और फिर एक ही पैटर्न के बार बार an के फॉर्मूला को लेकर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तीनों पिछले क्वेश्चन में आपने n फाइंड आउट किया, लेकिन एक में कंडीशन हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, एक में कंडीशन चेक करना कि AP का कोई टर्म है या नहीं है, और एक कंडीशन में ये बताना कि कौन सा AP का टर्म गिवन वैल्यू है। तो हर कंडीशन में आपको n फाइंड आउट करना है। चेक करने के लिए अगर इस तरीके की कंडीशंस आती तो लिख देंगे नॉट अ टर्म, अगर ये एग्जैक्ट इंटीजर आंसर आता पॉजिटिव इंटीजर तब लिख देते यस इट इज अ पॉसिबल टर्म ऑफ AP। तो कुछ और अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट होते हैं आपके साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।